हेलो दोस्तों, मैं हूं शकील और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी, वह भी मेरी जुबानी। वैसे तो आपने बहुत से हॉरर स्टोरी सुनी होगी, लेकिन आपने आज तक ऐसी हॉरर स्टोरी नहीं सुनी होगी जो मैं आपको सुनाने वाला हूं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की स्टोरी, सिर्फ मिस्टर एस के चैनल पर। और कहानी शुरू करने से पहले बताना चाहूंगा कि आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। तो चलिए ज्यादा बक बक ना करते हुए कहानी की ओर बढ़ते हैं। भिवंडी महाराष्ट्र का वह शहर है जो दिन रात पावरलूम की आवाजों से गूंजता रहता है। यहाँ के कारीगर दिन रात मशीनों के शोर के बीच अपने परिवारों का पेट पालते हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसा हुआ जिसने पूरे शहर में डर और अफवाहों का माहौल बना दिया। हर कोई बात कर रहा था एक खौफनाक औरत के बारे में जो रात के अंधेरे में मिल के आसपास भटकती थी। सब कुछ महीनों पहले शुरू हुआ। मिल नंबर 34 में काम करने वाले मजदूर अक्सर शिकायत करते कि रात की पाली में अजीब घटनाएं होती हैं। मशीनें अचानक बंद हो जाती, अंधेरे कोनों से किसी औरत के रोने और हंसने की आवाजें आती। कुछ ने दावा किया कि उन्होंने सफेद साड़ी में लिपटी एक औरत को देखा जिसके बाल बिखरे हुए थे और आंखें गहरी काली थीं। जब कोई उसके पास जाने की कोशिश करता, वह धुएं की तरह गायब हो जाती। शुरू में लोगों ने इसे अफवाह समझा, लेकिन जब राघव नाम का एक कारीगर रहस्यमयी हालात में मर गया तो खौफ और बढ़ गया। राघव की लाश मिल के एक कोने में मिली थी। उसके चेहरे पर गहरा डर साफ झलक रहा था, मानो उसने मौत से पहले कुछ बेहद खौफनाक देखा हो। उसके साथी मजदूरों का मानना था कि यह चुड़ैल का ही काम था। कारखाना में काम करने वाले कई मजदूरों ने रात की पाली में काम करने से मना कर दिया। मालिकों ने उन्हें अधिक वेतन और भत्तों का लालच दिया, लेकिन ज्यादातर कारीगरों ने साफ इनकार कर दिया। कारखाना मालिकों के लिए यह बड़ा नुकसान था, क्योंकि पावरलूम का काम 24 घंटे चलना जरूरी था। लेकिन डर ने मजदूरों को इतना जकड़ लिया था कि वे किसी भी कीमत पर रात में काम करने को तैयार नहीं थे। एक दिन रमेश और मोहन नाम के दो कारीगरों ने मिल में रात की पाली में काम करने का फैसला किया। उन्होंने तय किया कि अगर वे इस डर को झूठ साबित कर पाए तो मालिक उन्हें इनाम देंगे और बाकी मजदूर भी वापस काम पर लौट आएंगे। रात के 12 बजे दोनों ने काम शुरू किया। सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन जैसे ही रात का तीसरा पहर शुरू हुआ, अजीब चीजें होने लगीं। मशीनें अचानक बिना किसी वजह के बंद हो गईं। कमरे में हल्की हल्की ठंडक बढ़ने लगी, जैसे कोई अदृश्य ताकत वहां मौजूद हो। तभी रमेश ने दूर कोने में एक परछाई देखी। जब उसने टॉर्च की रोशनी उस तरफ डाली तो वह सन्न रह गया। सफेद साड़ी में एक औरत खड़ी थी जिसका चेहरा साफ दिखाई नहीं दे रहा था, लेकिन उसकी आंखें अंधेरे में चमक रही थीं। रमेश ने घबराकर मोहन को आवाज दी, लेकिन तभी औरत ने अजीबोगरीब हंसी हंसना शुरू कर दिया। उसकी हंसी पूरे कमरे में गूंज रही थी, जैसे कई आवाजें एक साथ बोल रही हों। रमेश और मोहन ने भागने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही वे दरवाजे की तरफ बढ़े, एक जोरदार आवाज हुई और दरवाजा अपने आप बंद हो गया। दोनों दोस्तों को एहसास हुआ कि अब वे एक ऐसी ताकत के चंगुल में फंस चुके हैं जिससे बचना आसान नहीं होगा। मोहन ने अपनी जेब से एक छोटा सा चाकू निकाला और दरवाजे को खोलने की कोशिश करने लगा, जबकि रमेश लगातार उस औरत की ओर देख रहा था। वह औरत धीरे धीरे उनकी तरफ बढ़ रही थी, और जैसे जैसे वह पास आ रही थी, कमरे की हवा और ठंडी होती जा रही थी। मिल नंबर 34 की रात अब पहले से भी ज्यादा भयानक हो चुकी थी। रमेश और मोहन के सामने खड़ी सफेद साड़ी में लिपटी वह भूतिया औरत धीरे धीरे उनकी ओर बढ़ रही थी। कमरे की ठंड इतनी बढ़ चुकी थी कि दोनों के हाथ सुन्न होने लगे। औरत की काली आंखें, जो इंसानियत से खाली थीं, सीधे उनकी आत्मा में झांक रही थीं। उसकी भयानक हंसी हर कोने में गूंज रही थी, जैसे दीवारों ने भी उसका डर अपने भीतर समा लिया हो। मोहन दरवाजा तोड़ने की कोशिश में लगातार चाकू घुमा रहा था, लेकिन दरवाजा हिलने का नाम ही नहीं ले रहा था। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य ताकत ने दरवाजे को जकड़ लिया हो। रमेश पसीने में तरबतर था, लेकिन पसीने की बूंदें भी ठंडी हवा में जम रही थीं। उसे एहसास हो गया कि अगर वह और कुछ नहीं करेगा तो वे दोनों इस मिल में कभी जिंदा बाहर नहीं निकल पाएंगे। जैसे ही रमेश ने औरत की तरफ एक कदम बढ़ाया, वह अचानक हवा में गायब हो गई। पूरे कमरे में सन्नाटा छा गया।
लेकिन यह शांति ज्यादा देर तक नहीं रही। एक पल बाद औरत रमेश के ठीक पीछे प्रकट हुई और उसके गले को दोनों हाथों से पकड़ लिया। उसकी उंगलियां बर्फ जैसी ठंडी थीं और वह इतनी ताकत से गला दबा रही थी कि रमेश की सांस रुकने लगी। मोहन ने रमेश को बचाने की कोशिश की, लेकिन जैसे ही उसने रमेश के पास जाने की कोशिश की, उसे जोरदार धक्का लगा और वह दूर जाकर गिरा। ऐसा लगा मानो किसी अदृश्य ताकत ने उसे जमीन पर पटक दिया हो। मोहन ने देखा कि रमेश की आंखें बाहर निकलने को थीं और वह दर्द से तड़प रहा था। अचानक मोहन को अपने दादा की बताई एक बात याद आई। उन्होंने कहा था कि भूत प्रेत उस इंसान से दूर भागते हैं जो डर से लड़ता है और हिम्मत दिखाता है। मोहन ने अपनी सारी हिम्मत जुटाई और जोर जोर से एयुएम नमः शिवाय का जाप करने लगा। मंत्रों की आवाज से कमरे की हवा भारी हो गई और वह औरत धीरे धीरे रमेश के गले से अपने हाथ हटाने लगी। उसकी काली आंखों में गुस्से का तूफान उमड़ रहा था, लेकिन मोहन ने मंत्र पढ़ना बंद नहीं किया। औरत ने जोर से चिल्लाते हुए एक आखिरी बार रमेश को दीवार पर पटक दिया और हवा में धुएं में बदलकर गायब हो गई। कमरे में एक अजीब सी शांति छा गई, लेकिन यह शांति मौत से भरी हुई थी। रमेश ने बुरी तरह खांसते हुए अपनी सांसें संभालीं। मोहन ने दौड़कर उसे उठाया और दोनों लड़खड़ाते कदमों से दरवाजे की ओर भागे। जैसे ही मोहन ने दरवाजे को धक्का दिया, यह अचानक अपने आप खुल गया, मानो किसी ने उनकी रिहाई के लिए उसे खोल दिया हो। दोनों ने बिना पीछे मुड़े मिल से बाहर की ओर दौड़ लगाई। अंधेरी गलियों और खाली सड़कों पर भागते हुए उन्हें ऐसा महसूस हो रहा था कि वह भूतिया औरत अब भी उनका पीछा कर रही है। उनकी धड़कनें इतनी तेज थीं कि कानों में गूंज रही थीं। अगले दिन रमेश और मोहन ने शहर के सबसे प्रसिद्ध पंडित को सारी घटना बताई। पंडित ने उनकी बात सुनने के बाद कहा, यह कोई आम आत्मा नहीं है। इसका गुस्सा बहुत पुराना है और इसका दुख बहुत गहरा। इसे साधारण मंत्रों से शांत नहीं किया जा सकता। यह आत्मा उस वक्त तक यहां भटकती रहेगी जब तक इसका बदला पूरा नहीं हो जाता। पंडित ने यह भी चेतावनी दी, अगर इस आत्मा से पीछा छुड़ाना है तो हमें जानना होगा कि इसका असली कारण क्या है। बिना अतीत को समझे हम इसे कभी शांत नहीं कर पाएंगे। लेकिन याद रखना, इस आत्मा का गुस्सा जितना गहरा है, उसकी पकड़ भी उतनी ही खतरनाक होगी। अगर तुम लोग दोबारा उसका सामना करने गए तो शायद इस बार वह तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ेगी। पंडित की चेतावनी के बाद रमेश और मोहन के सामने एक बड़ा सवाल था। क्या वे इस आत्मा के अतीत का पता लगाएंगे और उसका समाधान खोजेंगे, या इस डर से हमेशा के लिए भाग खड़े होंगे? लेकिन एक बात तो पक्की थी, यह चुड़ैल किसी को चैन से जीने नहीं देगी जब तक कि उसका बदला पूरा नहीं हो जाता। रमेश और मोहन अब जानते थे कि इस आत्मा से छुटकारा पाना आसान नहीं होगा। पंडित ने कहा था कि चुड़ैल का गुस्सा किसी पुराने अपमान का नतीजा है और उसका बदला पूरा होने तक कोई भी सुरक्षित नहीं रहेगा। लेकिन सवाल यह था कि यह भूतिया ताकत मिल से जुड़ी क्यों है? जब वे अतीत की परतें खोलने निकले तब उन्हें एक चौंकाने वाला सुराग मिला। यह मामला सिर्फ भिवंडी का नहीं था, बल्कि इसकी जड़ें स्पेन तक फैली हुई थीं। मोहन ने मिल के पुराने रिकॉर्ड खंगालने का फैसला किया ताकि उस औरत का अतीत समझ सके। काफी खोजबीन के बाद उसे मिल के एक पुराने रजिस्टर में एक नाम मिला, इसाबेला फर्नांडीज। यह नाम भारतीय नहीं था और यह देखकर दोनों हैरान रह गए कि इस मिल का इतिहास अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से जुड़ा था। दस्तावेज से पता चला कि 1950 के दशक में एक स्पेनी व्यापारी ने मिल को उधार में पैसा दिया था। उस व्यापारी की बेटी इसाबेला भारत आई थी और कुछ महीनों तक इसी मिल में काम करती रही थी। इसाबेला मिल में काम करने वाले मजदूरों के हालात सुधारना चाहती थी। उसने मजदूरों के बेहतर वेतन और उनके साथ सम्मानजनक व्यवहार की मांग की थी, लेकिन मिल मालिकों को उसकी बात नागवार गुजरी। उन्होंने इसाबेला के प्रयासों को नजरअंदाज किया और जब उसने ज्यादा दखल देना शुरू किया तो उसे मिल के भीतर ही मार दिया गया। उसकी मौत को आत्महत्या का रूप दिया गया ताकि कोई सवाल ना उठाए। यह दर्द और अन्याय यहीं खत्म नहीं हुआ। स्थानीय लोग कहते हैं कि इसाबेला की आत्मा ने कसम खाई थी कि वह इस मिल के हर उस शख्स से बदला लेगी जिसने मजदूरों का शोषण किया और उसके सपनों को रौंदा।
उसकी मौत के बाद भी उसकी आत्मा इस मिल में भटकती रही, खासकर रात के समय जब मजदूर सबसे ज्यादा कमजोर और अकेले होते थे। रमेश और मोहन ने इस रहस्य को और गहराई से समझने के लिए स्पेन में इसाबेला के परिवार से संपर्क किया। उन्हें पता चला कि इसाबेला के भाई कार्लोस फर्नांडीज ने इस मिल में अपनी बहन के साथ हुए अन्याय के खिलाफ कई साल तक कानूनी लड़ाई लड़ी थी, लेकिन वह कभी सफल नहीं हुआ। कार्लोस ने उन्हें एक चेतावनी भी भेजी, अगर तुम इस आत्मा को शांत नहीं कर पाओगे तो यह सिर्फ मिल तक सीमित नहीं रहेगी, यह गुस्सा बढ़ेगा और जो भी इसके रास्ते में आएगा वह इसकी आग में झुलस जाएगा। पंडित ने इस नए खुलासे के बाद एक विशेष अनुष्ठान का सुझाव दिया। उन्होंने कहा कि इस आत्मा को शांत करने के लिए सिर्फ धार्मिक अनुष्ठान काफी नहीं होंगे। रमेश और मोहन को इसाबेला के साथ हुए अन्याय को सार्वजनिक रूप से स्वीकारना होगा और मिल के मजदूरों को न्याय देना होगा, तभी आत्मा को मुक्ति मिलेगी। रमेश और मोहन ने मिल के मजदूरों को इस सच्चाई से अवगत कराने के लिए एक बैठक बुलाई, लेकिन जिस रात यह बैठक होनी थी उसी रात इसाबेला की आत्मा ने सबसे खौफनाक रूप धारण किया। उसने पूरी मिल में हाहाकार मचा दिया। मशीनें अपने आप तेजी से चलने लगीं, बिजली की लाइट्स लगातार चमकने और बुझने लगीं और अजीबोगरीब चीखें पूरी इमारत में गूंजने लगीं। मोहन ने महसूस किया कि यह आत्मा उन्हें रोकना चाहती है। उसने रमेश से कहा, हमें यह सच्चाई मजदूरों के सामने बतानी ही होगी, नहीं तो हम सब बर्बाद हो जाएंगे। रमेश ने हिम्मत जुटाई और मजदूरों के सामने खड़े होकर सब कुछ साफ साफ कह दिया। यह मिल एक निर्दोष लड़की के खून से दागी हुई है। उसकी आत्मा तभी शांत होगी जब हम सब मिलकर इस अन्याय को स्वीकारेंगे और उसे माफी देंगे। जैसे ही रमेश और मजदूरों ने मिलकर इसाबेला की आत्मा से माफी मांगी और उसे न्याय दिलाने का वादा किया, पूरे मिल में अचानक एक शांति छा गई। ऐसा लगा मानो हवा ने अपना बोझ उतार दिया हो। आखिरी बार इसाबेला की छाया दूर कोने में दिखाई दी। उसने उनकी ओर देखा और धीरे धीरे गायब हो गई, मानो अब उसे शांति मिल चुकी हो। क्या मिल के मालिक अपने पुराने पापों का प्रायश्चित करेंगे? क्या रमेश और मोहन अब भी भूतिया ताकतों से पूरी तरह सुरक्षित हैं? या स्पेन और भारत के बीच का यह रहस्य और गहरा होने वाला है? इसाबेला की आत्मा की विदाई के बाद रमेश और मोहन ने सोचा था कि अब सब कुछ ठीक हो जाएगा, लेकिन सच्चाई इससे कहीं ज्यादा खौफनाक थी। मिल के मजदूरों ने राहत की सांस ली, पर रमेश और मोहन के दिलों में एक अजीब सा बेचैन एहसास घर कर गया। ऐसा कुछ दिनों तक सब कुछ सामान्य रहा, लेकिन एक रात मिल में फिर अजीब घटनाएं होने लगीं। मशीनें बिना किसी कारण चालू हो जाती और बंद कमरे से किसी के फुसफुसाने की आवाजें आने लगतीं। एक कारीगर ने दावा किया कि उसने एक परछाई को अपनी ओर घूरते हुए देखा था। रमेश को समझ में आ गया कि इसाबेला की आत्मा को शांति नहीं मिली थी। कुछ और रहस्य अब भी पर्दे के पीछे छिपे थे। उसी समय स्पेन से कार्लोस फर्नांडीज का एक पत्र आया। उसने लिखा, तुम्हें शायद यह समझ में ना आया हो, लेकिन मेरी बहन की आत्मा सिर्फ मिल के मजदूरों के लिए नहीं भटक रही थी। उस पर एक और भयानक जादू का साया था जिसे तुमने अभी तक तोड़ा नहीं। कार्लोस ने बताया कि इसाबेला की मौत के पीछे सिर्फ मिल मालिकों की साजिश नहीं थी। मिल में काम करने वाले कुछ लोगों ने भी लालच और डर की वजह से उसकी हत्या में मदद की थी। इसाबेला की आत्मा सिर्फ इंसाफ की नहीं, बदले की भी भूखी थी। रमेश और मोहन समझ गए कि कुछ गहरे राज अब भी छिपे हुए हैं। उन्होंने उन मजदूरों का पता लगाना शुरू किया जो इसाबेला की हत्या के समय मिल में काम करते थे, लेकिन उनमें से कई या तो शहर छोड़ चुके थे या रहस्यमयी हालात में मर चुके थे। पर एक बूढ़े कारीगर हरीश ने आखिरकार सच्चाई उजागर की। हरीश ने कहा, हम डर गए थे जब इसाबेला ने मजदूरों के लिए आवाज उठाई। मालिकों ने हमें धमकाया कि अगर हमने उसकी मदद की तो हमारी भी जान चली जाएगी। मजबूरन हमने उसकी मदद करने के बजाय चुप्पी साध ली। हरीश ने रुंधी आवाज में बताया कि इसाबेला को मारने के बाद मिल के एक गुप्त कमरे में उसका शव छुपाया गया था, लेकिन अब तक कोई नहीं जानता था कि उसकी आत्मा को आखिरकार कौन सा पाप सबसे ज्यादा पीड़ा दे रहा था। रमेश और मोहन ने मिल में उस गुप्त कमरे को खोजने का फैसला किया। कई घंटों की तलाश के बाद
उन्होंने एक पुरानी दीवार के पीछे एक छुपा हुआ दरवाजा पाया। दरवाजे के पीछे एक छोटा अंधेरा कमरा था। वहां की हवा इतनी ठंडी थी कि उनके शरीर कांपने लगे। कमरे के बीचों बीच एक पुरानी लकड़ी की चौकी थी और उसके पास एक जला हुआ कागज का टुकड़ा पड़ा था। कागज पर स्पेनिश में कुछ लिखा था, पर्डोनामे इजाबेला, मुझे माफ कर दो इसाबेला। कागज के पीछे एक लाल मोमबत्ती से बनी अजीब आकृति थी। यह किसी काले जादू के निशान जैसा दिख रहा था। रमेश और मोहन को समझ में आ गया कि इसाबेला की आत्मा को काले जादू से बांधा गया था ताकि उसकी आत्मा हमेशा बदले की आग में जलती रहे। पंडित ने इस नए रहस्य को सुनकर कहा कि अब आत्मा को पूरी तरह मुक्त करने के लिए एक खतरनाक अनुष्ठान करना होगा। अनुष्ठान में मिलके उसी कमरे में जाना होगा जहां इसाबेला की आत्मा को बांधा गया था। लेकिन पंडित ने चेतावनी दी, अनुष्ठान के दौरान आत्मा अपनी पूरी ताकत से हमला करेगी। अगर तुम असफल हुए तो न सिर्फ तुम दोनों की जान जाएगी, बल्कि मिल में काम करने वाले सभी मजदूरों पर इसका प्रकोप बरसेगा। रमेश और मोहन ने डर के बावजूद अनुष्ठान करने का फैसला किया। पंडित ने उन्हें एक खास धागा और कुछ मंत्र दिए। जैसे ही उन्होंने मंत्रोच्चार शुरू किया, पूरे मिल में भयानक चीखें गूंजने लगीं। कमरा हिलने लगा और चारों तरफ धूल और धुएं का गुब्बार फैल गया। मोहन की आंखों के सामने इसाबेला की भूतियां आकृति प्रकट हुई, लेकिन इस बार उसका चेहरा पहले से भी ज्यादा डरावना था। गुस्से और दर्द का मिला-जुला रूप। इसाबेला की आत्मा ने रमेश और मोहन पर हमला कर दिया। कमरे की हवा इतनी ठंडी हो गई कि उनकी सांसें रुकने लगीं। मोहन ने आखिरी हिम्मत जुटाकर धागा इसाबेला की ओर फेंका और जोर से मंत्र पढ़ने लगा। आत्मा ने एक भयानक चीख मारी और अचानक चारों तरफ उजाला फैल गया। आत्मा के चेहरे पर दर्द और शांति का एक मिश्रित भाव आया और वह धीरे धीरे हवा में विलीन हो गई। जैसे ही आत्मा गायब हुई, कमरे में शांति छा गई। ऐसी शांति जो इस मिल ने दशकों से महसूस नहीं की थी। अगली सुबह रमेश और मोहन ने महसूस किया कि मिल का माहौल पूरी तरह बदल चुका था। मजदूर अब बिना किसी डर के काम कर रहे थे, लेकिन रमेश के मन में अब भी एक सवाल था, क्या यह वाकई अंत था या सिर्फ एक नई शुरुआत? कार्लोस ने उन्हें एक आखिरी संदेश भेजा, कभी कभी आत्माएं तो मुक्त हो जाती हैं, लेकिन जो जख्म वे छोड़ जाती हैं वे कभी नहीं भरते। तो दोस्तों, आज की कहानी यहीं तक। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।